कहानी की शुरुआत में हमें चॉय नाम का एक लड़के को दिखाई जाती है जो जापान में रहता है। चॉय जापान में रहने वाला एक कोरियन लड़का है जो एक फाइटर प्लेन का पायलट बनना चाहता था। इसीलिए वो जापान की एयरफोर्स में शामिल होने का फैसला किया। एक दिन वो अपने दोस्त चुनबे के साथ एयरफोर्स ट्रेनिंग कैंप के लिए रवाना हो गया। वो ट्रेनिंग कैंप में चले तो गए, लेकिन जापानियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए सभी कोरियंस को रस्सी से बांधकर उनके ऊपर अत्याचार करने लगा। तभी वहाँ की कमांडर केटो आया और उसने कहा कि सभी को रस्सी खोल दिया जाए। जब उन्होंने आजाद हुए तो उनमें से एक केटो को गालियां देने शुरू कर दी। ये सुनते ही केटो ने चोई को मुकाबला के लिए चुनौती दे दी। अगर चोई जीत गया तो सारे कोरियंस आजाद कर दिया जाएंगे। इसके बाद चोई और केटो की लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें चोई ने एक कोरियन फाइटिंग स्टाइल की इस्तेमाल किया, लेकिन केटो ने उसे बड़ी आसानी से हरा दिया। लेकिन इससे पहले वो उसे जान से मार देता, उनके अड्डे पर अमेरिकन लड़ाकू विमानों ने हमला कर दिया और मौका देखकर सारे कोरियन अपनी जान बचा कर भाग निकले। इसके बाद चोई ने टोक्यो की छोटी सी दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तब याकुजा नाम का एक गैंगस्टर और उनके आदमी चुनबे की दुकानों में आकर हफ्ता मांगने लगे, लेकिन चुनबे ने हीरो बन के साफ मना कर दिया कि मैं कोई हफ्ता नहीं देने वाला। अपनी ये हरकत के लिए वो उसे कई सारे टॉर्चर भी किए। उसे पीटता देखकर चोई ने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की। उसने सारे गुंडों का मुकाबला अकेले किया, लेकिन अचानक याकुजा ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। वो इतना डर गया कि उसने उसकी पैंट ही गीला कर दिया। तभी जबरदस्ती से याकुजा ने उसे अपना ही पेशाब चाटने के लिए की। भरी बाजार में उसकी बहुत ही बेइज्जती हो गई और आसपास की सभी लोग उसके मजाक उड़ाने लगे। इसके बाद भीड़ में से बोंगसो के नाम के एक आदमी चोई के पास आया और उसे जमीन से उठाया। उसने सभी बदमाशों का मुकाबला किया और एक एक करके सबको हड्डी पसली तोड़ दिया। तभी चोई दूर से छिपकर ये सब देख रहा था और अपने गैंग को हारता देख याकुजा मुंह छुपाकर वहां से भाग निकला। बाद में हमें पता चला कि बुमजो असल में एक मार्शल आर्ट की खिलाड़ी है। वो भी चोई की तरह कोरिया से था। फिर वो चोई और चुनबे को अपने साथ सर्कस में ले गया, जहाँ काफी कोरियन लोग काम करके साथ में गुजारा कर रहे थे। वहाँ सभी बुमजो की बहुत ही इज्जत करते थे, क्योंकि वही सबको खाने पीने का इंतजाम करता था। और वो कोरियन बच्चे के लिए स्कूल खोलने की भी कोशिश कर रहा था। तभी चोई ने बुमजो से उसे लड़ना सिखाने की अनुरोध की, लेकिन बुमजो ने ये कहकर मना कर दिया कि लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं है, इस सब कुछ के बारे में मत सोच। लेकिन चोई भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो बुमजो को मनाने के लिए तेज बारिश में उसके घर के बाहर जाकर बैठ गया। इसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया गया बचपन में चोई बुमजो से मार्शल आर्ट सीखता था, लेकिन कोई मजबूरी के कारण बुमजो को अपने शहर छोड़कर जाना पड़ा। रात से सुबह हो गई। चोई अभी उसके घर के बाहर बैठा हुआ था। उसने मन बना लिया कि अगर वो लड़ना सीखेगा तो सिर्फ बुमजो से ही। मार्शल आर्ट सीखने के लिए उसकी इतनी लगन देखकर बुमजो भी राजी हो गया। उसने चोई को मार्शल आर्ट की किताबें और कपड़े भी दी। फिर उसने कहा कि बिना न्याय की ताकत होने से चारों ओर दहशत मच जाती है, इसलिए इस कला का इस्तेमाल सिर्फ खुद को और दूसरों को बचाने के लिए इस्तेमाल कर जा सकते हैं। जल्दी ही चोई बुमजो की ग्रुप में शामिल हो गया और उसने रिक्शा चलाना भी शुरू कर दिया और अपनी खाली समय में वो बुमजो से मार्शल आर्ट सीखा करता था। एक दिन चोई ने देखा कि कुछ अमेरिकन पुलिस वाले एक जापानी औरत को छेड़ रहे थे। ये देखकर चुनबे ने कहा कि इसे दूर रहे और चुपचाप घर चले, लेकिन चोई ने सीधा जाकर उन पर हमला कर दिया और उस औरत की इज्जत बचाई। इसके बाद वो कुछ ही समय में एक बहादुर शेर के नाम से मशहूर हो गया, जो जापानी औरतों को अमेरिकन पुलिस वालों से बचाता था। इस दौरान उसकी दोस्ती योको नाम की एक लड़की से हो गई, जिसे उसने पुलिस के हाथों से बचाया है। कुछ दिन बाद याकुजा के आदमी सर्कस में घुस आए और उस दिन का बदला लेने के लिए बुमजो को ढूंढने लगे। जल्दी बुमजो बाहर आया और अकेले उन बदमाशों को सामना किया, लेकिन जल्दी वो सब उस पर हावी हो गए और याकुजा ने मौका देकर उसका खून कर दिया। जब चोई और चुनबे वहां पहुंचे तब बुमजो को मरा हुआ देखकर उनके होश उड़ गए। अगले दिन चोई ने अपने गुरु का मौत की बदला लेने का कसम खाई। वो अकेला ही याकुजा के अड्डे की ओर चल पड़ा और बाकी कोरियन लोग भी हथियार लेकर उसके पीछे आने लगे। और उधर याकुजा के आदमी भी पूरी तरह से तैयार थे, क्योंकि वो जानते थे ये लोग बदला लेने जरूर आएंगे। इसके बाद दोनों ग्रुपों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई और सभी एक दूसरे को मारने लगे। तभी जल्दी एक कोरियन आदमी ने चाकू लेकर याकुजा को मार डाला और तभी यहाँ पर पुलिस ने आकर पहुंची और उन्होंने बड़ी मुश्किल से दोनों ग्रुपों के अंदर लड़ाई रोक दी। इसके बाद चोई ने अपना सारा सामान बांध लिया और उसने सन्यास लेकर एक अंत जिंदगी बिताने का फैसला लिया और उसे इस बात का पछतावा था
था कि वो अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पाया। तभी योको वहाँ पर आ गई और उसे जाने से रोकने लगी, लेकिन चोई किसी की बात ना सुनते हुए वहाँ से चला गया। पहाड़ों में जाकर वो अपनी बहुत ही जोरों शोरों में ट्रेनिंग शुरू कर दी। वो दिन रात कठिन ठंडे में भी अपनी प्रैक्टिस करता रहा। उसने अपनी ट्रेनिंग के लिए कई चीजें बनाई और अपने गुरु की दी किताब से किताब की तरीका सीखने लगी। शुरुआत में तो उसे इतने ठंडे इलाका में रहने के लिए काफी मुश्किल होती थी, लेकिन वहाँ कुछ दिन बिताने के बाद उसकी शरीर वहाँ पर एडजस्ट हो गई। धीरे धीरे वो इतना ताकतवर हो गया कि अपनी एक ही वार से पत्थर तक तोड़ देता है। वो हर समय अपने शरीर को बेहद ताकतवर बनाने में लगा रहता है। कई महीनों तक दिन रात मेहनत करने के बाद उसे भरोसा हो गया कि उसकी गुरु की दी हुई किताब से उसे सब कुछ सीख लिया है। फिर वो पहाड़ से वापस शहर में आ गया और जापान की बेहतरीन फाइटर्स को चुनौती देने लगा। सबसे पहले वो निजो डोजो नाम के कराटे स्कूल में गया। अपने पुराने कपड़े पहनकर वो अंदर घुसा और डोजो के लीडर को मुकाबले के लिए चुनौती दे दिया। लीडर उसका चेहरा देखकर उसके ऊपर हंसने लगा और उसे लड़ने के लिए अपने एक फाइटर को भेज दिया। चोई ने एक एक करके 10 फाइटर को अपने मुकाबला से नॉकआउट कर दिया। आखिरकार वो डोजो की लीडर को हराने के बाद वो सारे अखबारों में छा गया। जब पूरे जापान में चोई की बहादुरी की चर्चे होने लगे तो ये खबर केटो तक भी पहुंच गई। केटो अब जापान की कराटे एसोसिएशन का वाइस चांसलर था। कोरिया से आए एक लड़के को बड़े बड़े जापानी फाइटर्स को हराते देखकर वो परेशान हो गया। उधर चोई एक के बाद एक मशहूर फाइटर्स को हराने लगा। उसने हर तरह के फाइटर्स को हरा दिया, फिर चाहे वो कोई भी मार्शल आर्ट्स क्यों ना करते हो। अपनी काबिलियत की वजह से वो पूरी जापान में मशहूर हो गया। फिर एक दिन उसकी मुलाकात यूको से हुई। उसकी फेमस होने से जलने वाले केटो ने ये खबर फैला दी कि दरअसल वो चीटिंग करके जीतने वाला एक ठग है। इसके साथ साथ वो अपने एक आदमी को चोई को मारने के लिए भेज दिया। उस हत्यारे ने चोई को बड़ी बाजार में देखा और मौका पाकर उसके पेट में चाकू घोंप दिया। खुशकिस्मती से इस बार चोई की जान बच गई और उसकी देखभाल की जिम्मा यूको ने लिया, जो उसका पूरा ख्याल रखती थी। एक दिन चोई को चुनबे का कॉल आया और उसे मिलने पर उसे पता चला कोई उसे मारने का प्लान बना रहा है और अगर उसने कीटो का मुकाबला नहीं किया तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। चुनबे की घर से निकलकर उसका सामना उस हत्यारे से हुआ जो उसे मारने आया था और उन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। चोई ने एक बार में उसके काम तमाम कर दिया। जब चोई को इससे पता चला कि उस हत्यारे की एक बीवी और बच्ची है तो उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। वो उनके पास माफी मांगने गया और कहा कि पूरी जिंदगी उन्हें पालने की जिम्मेदारी लेगा। चोई ने अपने मास्टर के दिए हुए कपड़े भी उसकी बीवी को सौंप दिए और कहा कि आज के बाद वो कभी किसी से नहीं लड़ेगा। हालांकि हत्यारे की पत्नी ने चोई को माफ नहीं किया, लेकिन वो फिर भी दिन रात उनके घर के बाहर बैठा रहा। आखिरकार एक दिन वो मान गई जब चोई उसके बेटे को पहाड़ के ऊपर चढ़ाकर उसे नजारा दिखाकर लेकर आया। इसके बाद वो चोई के कपड़े वापस देकर कहा कि लोगों के भले के लिए लड़े। इसके बाद चोई को केटो की चुनौती के बारे में पता चला और वो चुनौती स्वीकार करके अकेला ही उसे लड़ने के लिए निकल पड़ा। जल्दी ही वो एक सुनसान जगह पर पहुंचा जहां केटो और उसके आदमी वहां उसकी इंतजार कर रहा है। पहले चोई ने केटो के लोगों को सामना किया और बड़ी आसानी से उन्हें हरा दिया। इसके बाद केटो से उसकी लड़ाई शुरू हो गई। केटो को लगता था कि उससे बेहतर फाइटर कोई नहीं है और वो बड़ी आसानी से चोई को हरा देगा, लेकिन ये तो उसके मन की सिर्फ वहम था, क्योंकि चोई को लड़ने की तरीका इतना अनोखा था कि केटो के लिए खड़े होना भी मुश्किल हो रहा था। चोई ने केटो पर बहुत सारे वार किए जिससे केटो ने जमीन पर गिर गया। हालांकि केटो ने फिर से लड़ने की कोशिश की, लेकिन चोई की ताकतवर हमलों से उसकी पैर की हड्डी टूट गई। इसके बाद केटो अपने घुटनों पर आ गया। उसकी ये हालत देखकर चोई को उसके ऊपर तरस आ गई और उसने दूर से अपना पंच रोक लिया। आखिरकार केटो ने हार मान ली और अपने पंटर लोगों के साथ चोई के सामने सिर झुकाया। मुकाबला खत्म होने के बाद भी चोई ने एक जंगली भैंसों की सामना किया और उसका सर पकड़कर उसके सींग तोड़ डाले। असल में ये एक जबरदस्त योद्धा की कहानी थे जिसने हजारों फाइटर्स को हराकर क्योकुशी नाम का एक नई फाइटिंग स्टाइल तैयार किया। इसके बाद ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारे एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताना और हमारी नई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।